नमस्कार। मैं क्षितिज शर्मा मरु साहित्य मंच के साहित्य यात्रा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज साहित्य यात्रा कार्यक्रम की इस श्रृंखला में हमारे साथ हैं कथाकार एवं कवयित्री डॉक्टर अनीता वर्मा जी। डॉक्टर अनीता वर्मा जी कोटा से हैं, जो कोटा विश्वविद्यालय में सह आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। आज हम सभी के बीच वो बातचीत करेंगे। अब तक की साहित्य यात्रा हम जानेंगे उन्हीं की जुबानी। तो चलिए उनसे जुड़ते हैं, डॉक्टर अनीता वर्मा जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार हेलो। जी, नमस्कार। मरु साहित्य मंच के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत आभार और उन सभी श्रोताओं का, और जो आपके इस मरु मंच से जो जुड़ रहे हैं, और बहुत अच्छा कार्यक्रम ये आ रहा है। उन जी सभी का आभार जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुनने के लिए समय निकाला, अपना अमूल्य समय निकाला। उन सभी का आभार, और आपका भी आभार कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और अपनी बात कहने का एक मौका दिया इस मंच के माध्यम से। जी मैम। जी मैम, आपने नियमित रूप से हिंदी की विविध प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में कहानी, कविता, लघु कथा, आलेखों का प्रकाशन किया है। आपको समय जी समय पर पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, जिसमें से साहित्य श्री एवं आर्यवत रत्न शामिल है। जी जी बिल्कुल। जी मैम। हाँ मैम, इस कार्यक्रम के दौरान हम आपकी अब तक की जो साहित्य यात्रा है उसको दर्शकों के सामने रखेंगे। तो जी चलिए बिल्कुल। शुरू करते हैं आज का ये साहित्यिक कार्यक्रम। तो मैम, शुरुआत में आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका लेखन की ओर रुझान कब से है, कैसे हुआ, और सृजन की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, इस प्रकार की जो रचना धर्मिता होती है या लेखन का जो कार्य होता है, इसमें परिवेश का बहुत अधिक महत्व होता है। और मुझे अच्छी तरह मेरी स्मृतियों में ये चीजें अभी भी उभर करके आती है, जब आपने मुझसे बात की कि मेरे आसपास का जो परिवेश था, वहां पर जो है सभी हम स्टूडेंट्स थे, बच्चे थे, पढ़ते थे। लेकिन मेरे घर में जो था, नियमित जो बाल पत्रिकाएं थी, नंदन, जी चंपक, है ना, चंदा मामा, इसको मैंने वास्तव में नियमित मैंने पढ़ा है। और वो बीज जो बीजारोपण हुआ उस परिवेश के द्वारा मेरे भीतर हुआ। और एक बात मैं आपको, एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ कि भाई हमारे यहाँ तो चलो जी गिनी चुनी पत्रिकाएं, ये 3 पत्रिका मेरे यहाँ आती थी, और मैं समझती थी नहीं समझती थी मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे वो पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। मतलब मेरे मन में वो चीजें बड़ी उत्साह, उत्सुकता, क्योंकि बाल साहित्य तो उत्सुकता पर आधारित होता है, तो वो मुझे बड़ा उत्साह और उत्सुकता मेरे भीतर पैदा करते थे। और एक हमारे परिचित हैं, मतलब अच्छे जो समृद्ध जी लोग थे, और हमारा उनसे बहुत, हम छोटे छोटे बच्चे, उनके यहाँ बड़े घर था, उस पे हम खेलते थे। तो उनके यहाँ वो सभी तरह की पत्र पत्रिकाएं, सोवियत रूस, धर्मयुग, और जितनी भी तमाम तरह की जो पत्रिकाएं आती थी उस समय, वो डाकिया उनके डॉक बॉक्स में डाल दिया करता था। हम छोटे जी छोटे, जब मैं छोटी थी तो मैं वहां जाती, तो मेरी केवल, जैसे अभी बच्चों को जुनून होता है ना खिलौने खेलने का, खिलौना लेकर के ऊपर जी भाग मैम। जाते हैं, जो भी उनका पसंदीदा खिलौना होता है। और आजकल जैसे मोबाइल, आप तो कल्पना कीजिए कि जैसे मोबाइल लेकर जी बच्चा मैम। कोने में जाके बैठ जाता है और अपनी दुनिया में मस्त होता है, वैसे मैं, और मैं बिल्कुल इसमें, बिल्कुल सही बात आपको तेजी मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पर इस मंच के माध्यम से, कि कोई भी पुस्तक हो, चाहे मुझे उसकी समझ हो ना हो, उसको लेकर के मैं छत के ऊपर चली जाती थी। सरिता जी मैम। है, और उस समय सोवियत रूस और धर्मयुग, मतलब बहुत सारी किताबें, और तरह की भी किताबें जो हमारे पढ़ने लायक भी नहीं होती, छोटा मोटा जो भी है जो पढ़ के, तो जब उसकी ढूंढ मस्ती थी, कहते कि भाई अनीता लेकर के बैठी होगी पूरी, जब तक मैं उसको पढ़ नहीं लेती थी तब तक। तो ये बीजापुर जो है, जो बीज मेरे सृजन का, मुझे लगता है कि उस परिवेश ने मुझे प्रदान किया। और मैं बिल्कुल जुनूनी हद तक, मतलब स्टूडियस सी पढ़ती थी मैं, मुझे अच्छा लगता था पढ़ना, मुझे कोई खेल पसंद नहीं था, मैं बाहर भी नहीं जाती थी। ये मेरी सृजन यात्रा का प्रारंभ वहां से हुआ। और मैं, हाँ, छोटी जो नोट्स डायरियां जो होती थी, उसके अंदर मैं बच्चों की जो जैसे चंपक वगैरह में, तो जैसे पशुओं की जी बना मैम। करके चित्र जो होते थे, संरचनाएं होती थी ना, उसी को आधार बना करके मैं वो जी लिखती थी। और मैं थोड़ी सी, जैसे मेरे अंदर समझ विकसित हुई एमए स्तर तक आते आते, तो मैं क्षणिकाएं, छोटी जी छोटी 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 चीजें मैं लिखा करती थी।
तो ये मेरा सृजन यात्रा का वहां से प्रारंभ हुआ, और छोटे पन में हो गया था, भले मैंने छपी नहीं कहीं भी, लेकिन हमारी जो बाल पत्रिकाएं स्कूल स्तर पर निकलती थी, स्कूल वगैरह में, तो वहां मैं जरूर अपनी, और उस समय तो ये भी होता था कि आप चित्र बना करके उन चीजों को प्रस्तुत करें, है ना, कई बार होता है ना, चित्र बना करके उसकी कहानी जी लिखना मैम। या उसकी कविता लिखना, ये सब चीजें मेरे जी वहीं से मैम। आया, और मुझे बहुत अच्छा एक जुनून की हद तक मेरा पढ़ने की मेरी रुचि थी, और ये सब चीजें वहीं से मुझे प्राप्त हुई। परिवेश ने मुझे बहुत कुछ दिया, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। हाँ जी, आगे। जी मैम। आपने अपनी साहित्य यात्रा में किन किन विधाओं में रचना कम किया है? आपको कौन सी देखिए, विधा में रचना कम करना अच्छा लगता है? हाँ, जी तो मैम। मेरी प्रिय विधा तो मैं बताऊं आपको ईमानदारी के साथ, लघु कथा ही है। मतलब लघु कथा मुझे जी इतनी मैम। प्रभावित उसने की, छोटी छोटी कथाएं, जैसे मैंने बताया ना, मैं बचपन में कहानियां पढ़ती थी चंपक ना, तो शायद वही चीज मेरे दिमाग में यहाँ पर एक विकसित रूप से यहाँ पर समक्ष हुई है, प्रस्तुत हुई है, क्योंकि अब हमारे जी आसपास का जब हम माहौल देखते हैं, वो सब चीजों को देखते हैं, तो सारा विषय वस्तु तो अब बहुत सारी बिखरी पड़ी है, क्योंकि विचार तो हमारा वहीं से बनता है ना। ये है साहित्य जी में मैम। जो विषय आते हैं वो तो इसी से आते हैं। तो मैंने विधा बताई, आप पूछ रहे हैं, तो कविताएं भी मैं लिखती हूँ, मतलब ऐसी नहीं, लेकिन लिखती हूँ कविताएं। जब मेरा मन करता है तो अचानक से जो विचार आ जाता है, तो मैं उसको शब्दबद्ध कर देती हूँ कविता के रूप में। कहीं मेरे जब लगता है कि मुझे गद्य में लिखना है, तो मैं लघु कथा मेरी उभर करके सामने आ जाती है, जैसी विषय वस्तु मेरे सामने आती है। व्यंग्य भी मैंने कुछ लिखे हैं, और एक आध और अच्छे व्यंग्य, जैसे रहीमन तहा न जाइए, बागन में बगरू बसंत है, तो ये व्यंग्य है। और अभी जी जनसत्ता में मेरे दो तीन लेख दुनिया मेरे आगे उसके अंदर मेरे आए, तो वो उसमें उसकी जो मूल जो विषय वस्तु वो व्यंग्यात्मक ही है, व्यंग्य पर ही आधारित है। और इस प्रकार से मैं, और डायरी भी मैं लिखती हूँ, डायरी बाद में कभी अवसर मिला तो उसको मैं, और इसके बाद में पत्र विधा भी मुझे पसंद, क्योंकि पत्र विधा तो अब खत्म हो रही है, तो पत्र को भी मैंने एक जी मैम। विषय वस्तु बना करके, कोई जैसे समस्या को आधारित बना करके, और मैंने लेख के रूप में उसको भेजा और उसको छापा है। और सबसे ज्यादा मुझे प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में जब भी मैंने भेजा है, मुझे निश्चित रूप से उन्होंने स्थान प्रदान किया है, सम्मान दिया है मुझे। तो ये मेरी सृजन यात्रा है, और अच्छा लगता है जब मन बहुत ज्यादा व्यथित होता है या कुछ लगता है, क्योंकि संवेदना ही तो सृजन का आधार होती है। जी मैम। संवेदना सृजन का जब तक भीतर संवेदना हलचल नहीं मचाती, तब तक आप कलम और कागज नहीं उठाते हो। कलम और कागज रचनाकार क्यों उठाता है? क्योंकि संवेदना तो जन्म के साथ ही जन्म जाति सबके भीतर पाई जाती है, लेकिन महसूस किसको होती है, किसको उद्वेलित करती है? एक जो हृदय होता है, एक जो विशिष्ट व्यक्तित्व वाला, व्यक्तित्व का धनी होता है, या जिसके पास शब्द होते हैं, या जिसके पास चित्र, जिस भी रूप में वो अपनी अभिव्यक्ति का जो उसके पास साधन होता है, उस रूप में उन संवेदनाओं को विकसित अभिव्यक्त वो करता है। चित्रकार देखिए आप, कि उसको चित्र जो है उसके मन को, जैसे कोई भी रास्ते चलते कोई किसी की भिक्षुकता है, जैसे कविताएं लिखी गई, भिक्षुकता है, या कोई आप देखिए कोई बोझा ढोती हुई स्त्री है, वो है, या किसी ने आपके सामने कोई दो बात किसी को कह दी, वृद्धावस्था की बात आगे करेंगे जी अपन, कोई बच्चे ने या किसी जी मैम। बच्चे ने, क्योंकि आजकल आप देखिए कि भौतिकवादी युग है, परिवेश बहुत कुछ बदल रहा है, तो विषय तो आपको स्थान स्थान पर मिल जाएंगे। केवल आपके अंदर जी वो मैम। अनुभूति होनी चाहिए, आपके अंदर वो दृष्टि होनी चाहिए, और आपके अंदर वो अभिव्यक्ति की क्षमता होनी चाहिए। तो शब्दबद्ध जैसे ही आप करते हो, तो वो शब्द बिल्कुल कागज पर उतरने लगते हैं। तो विधा, चाहे जो भी आपकी प्रिय विधा होती है, वो सामने आपके साकार होकर के आ जाती है। और शिल्प की बात जब करते हैं, संवेदना तो उसका आत्मा होती है किसी भी विचार की, है ना, और शिल्प जो होता है जी मैम। उसका आकार, उसका जो रंग रूप सजाते हैं अपन, है ना, वो होती है। तो जैसे जो विचार आता है, वो विचार जैसे धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है, और उसको फिर सजाने संवारने में, जैसे सूक्तियां हैं, बिंब है, चित्र है, चित्रात्मकता है, सांकेतिकता है, इनके साथ में कथाएं आगे बढ़ने लगती है। तो संवेदना और शिल्प की भी हम बात करें, तो शिल्प पक्ष भी आजकल बहुत जो जीवंत करता है विचार को, शिल्प के साथ वो जीवंत होते हैं हमारे विचार। तो संवेदना और शिल्प दोनों ही जी मैम। साहित्य सृजन के महत्वपूर्ण अंग है ना। संवेदना संवेदना के बिना तो आप लिख ही नहीं सकते, या कुछ महसूस कर ही नहीं सकते। मैंने आपको बताया कि संवेदना सबके भीतर होती है, लेकिन अभिव्यक्ति की जी मैम। क्षमता किसी किसी की भी होगी। और रचनाकार का अपना एक धर्म होता है कि वो जो कुछ अनुभूतियां उसने प्राप्त की है, या जो कुछ उसने अनुभूत किया है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो एकदम से सब चीजों को बदल डालेगा, लेकिन उसके अंदर ऐसा ये ताकत होती है साहित्य में, कि जरा सा भी यदि किसी के दिल को वो छू जाए, तो बहुत कुछ परिवर्तित वो कर सकता है। वो दिशा बोध देता है समाज को, पथ प्रदर्शक वो होता है ना। तो समाज के सरोकार
जो है वो जुड़े होते हैं और सरोकार का निर्वहन करने के लिए वो लिखता है, अपने धर्म का निर्वहन करने के लिए वो लिखता है। जी जी मैम, आगे का प्रश्न। संवेदना और शिल्प से ही, जी मैम, संवेदना और शिल्प से ही एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि कथा साहित्य जी में संवेदना और शिल्प का क्या महत्व रहा है? भाई मैंने अभी इसी संबंध में जी मैं आपसे बात कर रही थी। तो कथा साहित्य, कहानी जो होती है वो जी संवेदना उसका प्राण तत्व होती है, और तो शिल्प उसका आकार या शरीर कहा जी मैम, जा सकता है। जब सृजन प्रक्रिया आगे बढ़ती है, जैसे आपके मन में कोई कहानी की थीम आ गई, कोई विचार आ गया, भाई अपन इस पे कहानी लिखेंगे, भाई जो लिख सकता है कहानी लिखेंगे, तो उसके भीतर जो वो अनेक प्रकार की वो विचार, जब उसको सजाने के लिए उसको आगे, मतलब उसके पर जब वो आगे की ओर वो विचार को बढ़ाता है या बुनता है, उसके इर्द गिर्द वो कहानी बुनी जाती है, तो एक कुछ विशेष टूल्स होते हैं, कुछ जो रचना तत्व के साथ में ये रचना प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ती है। और यही क्या होता है, शिल्प होता है, जिसके अंदर जी सज करके समर करके वो संवेदना हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है। ये देखिए, ये है संवेदना और शिल्प का। तो मैंने एक समीक्षा ग्रंथ जो मेरा है, तो मैंने शोध कार्य किया था सचिंद्र उपाध्याय का जी के कथा साहित्य में संवेदना शिल्प। तो उन्होंने उपन्यास भी लिखे और कहानियां भी लिखी है। तो उसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार की जो संवेदनाएं हैं, संवेदनाएं तो पग पग पर हमें अनुभूत होती है, तो जैसे उसमें विभिन्न प्रकार के विमर्श है, जैसे वृद्ध जी मैम, विमर्श है, दलित विमर्श है, उसमें बाल मन की बातें हैं, ग्रामीण परिवेश है, लोक माटी से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के जो बिंब हैं, चित्र हैं, सभी का वर्णन। तो बड़े अच्छी पुस्तक, मोटी पुस्तक और बहुत सारा विस्तार के साथ गहराई लिए हुए वो पुस्तक है, जिसके अंदर मैंने उसको समेटने की कोशिश की, उनकी विभिन्न प्रकार की जो संवेदना है। तो कथा साहित्य था उनका, कथा साहित्य में उपन्यास और दो कहानी जो जो थी उसके अंदर मैंने उसका विश्लेषण यहाँ पर इस मेरी पुस्तक में प्रस्तुत किया है। और शिल्प का बहुत विस्तार से मैंने कि भाई शिल्प वास्तव में है क्या, शिल्प में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये संवेदना जी कितने कितने प्रकार की होती है, विषय के साथ में उसको मैंने विभाजित करते हुए अपनी बात को कहा है। और उनकी कथा की जो मूल संवेदना है उसको विश्लेषित करने का एक कोशिश की है, मेरी कोशिश मात्र है ये है। तो संवेदना का तो बहुत महत्व है, साथ में शिल्प का भी बहुत महत्व है, सृजन धर्मिता के साथ जी में हम मैम। आगे बढ़ते हैं। हाँ मैम, अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जी। आजकल लघु कथाएं अधिक मात्रा में लिखी जा रही हैं, तो लघु कथाओं का हाँ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या प्रासंगिकता है मैम उनकी? देखिए कि कहानी एक संवाद की विधा है, तो कहने और सुनने का जो है ढंग जो है परंपरा से, जब से मनुष्य ने जन्म लिया, भाई चौपाल पे बैठकर वो अलाव जलते होंगे, जब कोई मनोरंजन का साधन नहीं रहा होगा, तो कहानियां कहते थे ना कि जी हमारे दादा नाना जो कहानियां सुनाया करते थे, वो यही विधा है, यही बाद में विकसित हुई जी है, मैम, अभी इतने अच्छे रूप में हमारे समक्ष आ रही है। पंचतंत्र है, जी हितोपदेश है, पशु पक्षी की है, मुग्धा कथा है, ये सारी की सारी संस्कृत की, जब हम उसमें जाएं, इतिहास को हम देखें, संस्कृत की जो प्रारंभिक उसके अंदर देखें, तो ये सब चीजें जो रचनाएं हैं, ये सब क्या है, लघु कथा का एक रूप है। और एक टोकरी भर जो मिट्टी है, वो हिंदी की जो जी लघु मैम, कथा थी, वो प्रारंभ में हिंदी में हमारे समक्ष आई। नाम देखिए कि मेरे को दिमाग से वो निकल रहा, हाँ, एक टोकरी मिट्टी जो है 1901 में छत्तीसगढ़ से प्रकाश, माधव सप्रे की, तो वो जी मैम, शुरुआत वहां माधव से सप्रे की। लघु कथा, हाँ, माधव सप्रे की लघु कथा की शुरुआत जी वहां से हम मान सकते हैं हिंदी में। अब हिंदी में देखिए कि आज देखिए कि भाग दौड़ वाली जिंदगी में इतना समय किसके पास है कि वो इतने मोटे मोटी ग्रंथ पढ़े, और अब तो संसाधन कितने सारे हो गए हैं, सारा चीजें एक मोबाइल के जी अंदर मैम, सिमट करके आगे देखिए आप और हम कितने सबसे जुड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो सब कुछ इसमें सिमट आया है। तो लघु कथा क्या होता है कि एक बिंदु होता है, उसके एक मर्म जो होता है, स्पर्श मर्म, कोई विचार आपके, जो कोई पीड़ा आपके मन में होती है ना। तो क्योंकि संवेदना का जो उत्स होता है, संवेदना का जो जन्म होता है, किससे होता है, पीड़ा से। आप कहेंगे कि जैसे माँ निषाद जी प्रतिष्ठाम गमा है ना, वहां से लेकर के वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, वहां तक जो पंत जी है वो कहते हैं, वो जो ये पीड़ा है वही तो संवेदना है जो अब तक चल के आ रही है। लघु कथा की हम बात कर रहे हैं, तो लघु कथा इतनी छोटी होती है कि उसका कथानक बिल्कुल एक छोटा सा कथानक, और उसके अंदर संवाद बहुत कम होते हैं, पात्र बहुत कम होते हैं, और जी विचार मैम, उसमें प्रधान होता है, मतलब अपनी बात संक्षिप्त रूप में, शॉर्टकट जी जैसे हम कहेंगे, उसमें कह देने की ताकत लघु कथा में होती है। तो लघु कथा जो तीव्रता के साथ पे किसी के भी मर्म को क्या करती है, स्पर्श करती है। और हर प्रतिष्ठित पत्र स्पर्श पत्रिका करती में है। सबसे पहले लघु कथा को, हाँ, स्थान तो जरूर दिया जाता है। मेरी भी अनेक पत्र पत्रिकाओं में मुझे भी ये मतलब स्थान दिया है, जहां भी मैंने भेजा है। और सबसे पहले मेरी प्रकाशन मधुमती जी ने मुझे, मैं जब भी संग्रह निकलता है लघु कथा कोई मांगता है या भेजते हैं हम लोग, तो वो जरूर मतलब
उसमें आता है और अपनी बात को कहने का अवसर मुझे इसके माध्यम से मिलता है। तो लघु कथा तो आप देखिए कि जरा सी कोई विचार आ गया तुरंत बन जाती है वो, बहुत फटाफट से वो रचना हो जाती है, क्योंकि उसमें ये नहीं होता कि फिर उसका एंड का जी होगा मैम। क्या होगा, जो विचार आया तुरंत एक बार में वो समाप्त हो जाती है। तो ये जी प्रभावित करने वाली, छोटे बच्चों को भी हम बताएं कि भाई बेटा ये पढ़ना है, तो वो पढ़ लेते हैं उसको भी, है ना। तो ये बहुत अच्छी और सशक्त विधा है लघु कथा, ये इस तरह से। जी मैम, अगले सवाल की ओर हाँ बढ़ते हैं। आपने जी। अपने लघु कथा संग्रह झूठ झूठ ना बोले दर्पण में दर्पण झूठ ना बोले, सम, दर्पण झूठ ना बोले। जी हाँ जी मैम, दर्पण झूठ ना बोले में समाज की हाँ, विसंगतियों को विडंबनाओं पर तीखा प्रहार किया है मैम। तो इस तरह के बहुत सृजन बहुत का विचार आपके मन में कहाँ से आया? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पढ़ा, मैंने आपको जी पुस्तक भेजी थी, आपने उसको पढ़ा है, तो जी मैम। जी इसके अंदर अपनापन, और ये बहुत सारी जो लघु कथा है, अपनापन है, अनुभव है, रौनक है, सम्मान है, ये बहुत महत्वपूर्ण जो मैंने मतलब एक वृद्ध जनों को समर्पित मेरे भाव और मेरे विचार हैं, उनकी पीड़ा को मैंने महसूस किया। और ऐसा नहीं है, ये हमारे आसपास के परिवेश की ही घटनाएं हैं, है ना। तो कथाकार क्या होता है, वो चुरा लेता है, विषयों को चुराता है अपने आसपास से, उसको पता भी नहीं चलता सामने वाले को कि चल क्या रहा है। कोई जैसे बात कह रहा है, अपनी बात, अपनी पीड़ा बता रहा है, तो अगर उसके अंदर सामने वाले के भीतर अगर लिखने की क्षमता है, या वो उसके अंदर वो ताकत है, तो वो फटाफट से उस चीज को क्या कर देगा, शब्दबद्ध कर देगा। तो आपने कहा कि जी मैम। विडंबना और विसंगतियां, तो ये तो देखिए जी, इस समाज में जो है, जो कुछ भी घटित होता है, साहित्य उसी को प्रस्तुत करता है। तो आसपास के परिवेश से ही हमने ये विषय हमें प्राप्त होते हैं, और कब किस क्षण आपको कोई घटना आहत कर देती है, या आपको भीतर तक हिला देती है, भीतर तक आपके मन को जो छू जाती है, वो ही इन रचनाओं का क्या है, आधार बनती है। तो मेरी जितनी भी लघु कथाएं हैं, आप देखिएगा, उसमें ऐसा लगता है बिल्कुल वो ऐसा है कि बिल्कुल मेरे आसपास के परिवेश से चुनी हुई मेरी जो है ये रचनाएं हैं, उन्हीं को मैंने आधार बना करके जी अपनी मैम। जो ये सृजन यात्रा है उसको आगे बढ़ाया है, और वही विचार मैंने लिखे हैं लघु कथा के माध्यम से। तो ये विडंबना और विसंगतियां तो भौतिकवादी युग के साथ ही प्रारंभ हो गई है, कि जहां पर केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि है, और जहां पर केवल किसी की उपादेयता है तो उसका महत्व है, और इसी बीच में आदमी क्या है, तनाव में तनाव, अवसाद, है ना, पीड़ा, चिंता, इन सब के मध्य एक अंतर्द्वंद उसके बीच में जी मचा हुआ है, उथल पुथल मची हुई है ना। तो ये सारी चीजें जीवन की विसंगतियां तो है कि हमने ये कुछ थोड़ी चाहा था जीवन में, हमें क्या चाहिए, एक सुकून चाहिए, एक शांति चाहिए, तो किस माध्यम से मिलती है। तो ये सारी चीजों को हम खोजते हैं, तो सीधा हमें जो जी कहाँ मैम। मिलता है उसका समाधान साहित्य के भीतर ही हमें जाना पड़ेगा। लेकिन साहित्य से तो लोग क्या है, आजकल तो ऑनलाइन और ये इनमें बहुत सारी सुविधाएं भी मिली है, हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो मैंने कहा ना, जैसे कि बचपन में मुझे पुस्तकें बहुत राहत प्रदान करती, तो साहित्य एक बहुत बड़ा हमारा प्रदर्शक होता है। वो मनुष्य को क्या, हाँ, आप जैसे लघु कथाएं तो अखबार में जो होता है ना, विशिष्ट जो अंक आते हैं, विशेषांक आते हैं, बुधवार को आते हैं, और ये जो रविवारी पन्ने आते हैं, जी मैम। उन्हें लघु कथा, जी मेरे घर में भी मेरी माता जी है, मेरी भाभी, मेरे अड़ोस पड़ोस में जो भी छोटी छोटी कथाएं होती है, उनको जरूर वो मतलब पढ़ते हैं, और पढ़ करके फटाफट से उसको भी सुनाते हैं। तो ये जीवन की जो विसंगति, अभी देखिए आप कोरोना काल के अंतर्गत, आप देखिए कि सबका जो विषय जी बदल गया कोरोना पे आकर। कोरोना काल के जी मैम। अंदर मानव की जो मनस्थिति हुई है, सही बात है कि बहुत ज्यादा अवसाद में जी रहे हैं सब लोग, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, है ना। टेंशन, तनाव जो बढ़ गया है, बच्चे सोच रहे हैं हमारे भविष्य का क्या होगा, अज्ञात भविष्य, अज्ञात भय उनके भीतर समा गया है, भविष्य की चिंता। और जी वास्तव में मैम। देखिए बहुत समय हो गया है, निराशा का दौर जी है, मैम, बहुत ज्यादा आर्थिक समय हो चुका संकट है। का दौर है। हाँ, आर्थिक संकट का दौर है, तो सबसे बड़ा संबल जो मनुष्य को होता है, अर्थ का होता है। आप देखिए कि कोरोना काल के अंदर बेचारे इधर से उधर लोगों को ना रोजगार से छिन जाना, और देखो सुरक्षा का भाव उनके भीतर यह था कि भाई हम अपने घर पे सुरक्षित पहुंच जाएं, जो भी जहां भी रह रहे थे भाई वहां खा ही रहते इतने दिनों से, लेकिन उनको लगा कि भाई हम अपने लोगों के बीच में जी पहुंच जाएं, कम से कम वहां अपनापन तो मिलेगा, क्योंकि ये महामारी का तो किसने सोचा थोड़ी था कि ऐसी महामारी होगी। तो ये कालखंड भी हम लोगों ने, हमारी पीढ़ी ने देख लिया, आप लोगों ने देख लिया, और ये इतिहास में दर्ज हो गया। क्योंकि प्रत्येक युग या मतलब वो एक ऐतिहासिक दस्तावेज, जीवंत ऐतिहासिक दस्तावेज होता है, जब ये लिखा जाएगा ना, इसके बारे में कहानियों के रूप में लिखा जाए, जी इतिहास के रूप में, जो भी घटनाक्रम, जो भी जिस विषय का है वो उस रूप में लिखेगा। हमने कविताएं लिखी, किसने कहानी लिखी, कहानियां लिखी, सब कुछ लिखा, है ना। तो वो दर्ज हो गया ना, एक ऐतिहासिक दस्तावेज, वो जीवंत ऐतिहासिक दस्तावेज हो गया। तो इस युग को
उस समय जब भी पढ़ा जाएगा उसको वो परिभाषित करेगा। ये है उसके अंदर। तो ये जी विडंबना, मैम। जो विसंगतियां हैं, इन सब का जो है मेरे भीतर जब भी कोई हलचल मचती है, एक बात मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगी, वो मैंने भेजी तो जी नहीं, लेकिन मैं बात उस लघु कथा पर, लोकी की बेल। लोकी की बेल में क्या है कि एक बच्ची और वो आई कि कहती कि बुआ मैंने ये लौकी हमारे घर में लगी, बहुत अच्छी लौकियां लगी है, और वो बड़ी, अभी कोरोना काल में सब घर बैठे थे ना, वो लेके आई। जी जी जी। 2 दिन बाद मुझे पता चलता है कि वो जिसपे जो लौकियां लगी हुई थी ना, तो बेल को जड़ से ही काट दिया। अब वो बच्चे का जो बाल मन था उसका, वो तो काट दी बेल। उसका जो मन, उसका जो चेहरा मैंने देखा, उसको जो पढ़ा, तो मैं इतनी व्याकुल हो गई कि मैंने कहा कैसे लोग हैं, मनुष्यता के, किसी की खुशी को बर्दाश्त, वो छोटे से बच्चे की खुशी को आप बर्दाश्त नहीं कर पाए, है ना। तो विषय वस्तु तो कहीं से भी ली जा सकती है। एक रास्ते में मैं जाती हूँ मेरे कॉलेज में, मैं कॉलेज में हूँ, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा में। मैं जी सहायक सह आचार्य हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में, है ना। तो वहां रास्ते जी में मैम। एक एक पीला सूट पहन करके एक विक्षिप्त सी महिला है, और वो रद्दियों का ढेर लग करके बैठी रहती है। अब आप देखिए कि उस पर तो हजारों लोग, सैकड़ों लोग गुजरते हैं ना, लेकिन मैं चूंकि मेरे को लिखने का जी शौक है, या मेरे को वो चीजें व्यथित करती है, तो मैं आपसे वही बात कर रही हूँ ना। तो कहते हैं ना कि लिखने का विचार कहाँ से आता है, तो लिखने का विचार यहाँ से जन्म लेता है। तो वो जैसे ही कोई आता है सामने, गाड़ी के सामने आ जाती है, तुरंत वो उनको पुराने कागज जो भी है, तो हो सकता है उसके अवचेतन में कुछ चीज ऐसी रह गई हो जिसको वो सबके साथ बांटना चाहती है, उसकी पीड़ा, उसके मन का जो दुख है। तो ये सारी चीजें हमें आसपास से मिल जाती हैं। और ये हमारा धर्म भी है कि हम जो भी कुछ समाज की जो व्यवस्था है, समाज के जो प्रतिकूल है, समाज को जो उसके जो सरकार से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं, और वास्तव में जो सामने आना चाहिए, वो सही सभी सृजन के क्या बनते हैं, आधार बनते हैं। और उसके लिए संवेदना, अनुभूति और वो दृष्टि, आधार वो बनते पकड़, हैं। हाँ वो पकड़ जरूरी होती जी है, अन्यथा कोई लिख नहीं सकता। भाई ठीक है, अनुभूति तो सबको हो रही है ना, लेकिन वो दृष्टि भी तो होनी चाहिए उस चीज को पकड़ने की, कि वास्तव में पीड़ा कहाँ है, ये दर्द कहाँ है ना, व्याकुलता कहाँ से पैदा हो रही है। ये चीज देखिए आप। जी। जी मैम। मैम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपने अपने लघु कथा संग्रह में लघु कथाओं में एहसास, अपनापन, समाधान, व्यवस्था, मनी ऑर्डर एवं छोटा कमरा के माध्यम से वृद्धावस्था हम्म। की संवेदनाओं को बड़े ही मार्मिक ढंग से उकेरा है। तो इन लघु कथाओं के संदर्भ में वर्द विमर्श को देखते हुए समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा प्रश्न क्षितिज जी आपने किया है, और बिल्कुल समसामयिक समस्या है वृद्धावस्था, और ये विमर्श जी जो चल रहे हैं उनमें वृद्ध विमर्श भी जुड़ गया है। तो 2 लाइनें मैं बोलूंगी, और मैंने कहीं पढ़ी है कि नीचे गिरे सूखे पत्तों पर अदब से चलना जरा, नीचे गिरे सूखे पत्तों पर अदब से चलना जरा, कभी कड़ी धूप में तुमने इनसे ही पनाह मांगी थी। तो ये हमारे अनुभव के पुंज, हमारे प्रेरणा पुंज, जिन्होंने हमें पाला, पोसा, पलवित किया, क्या वो एक क्षण में ही हमारे लिए इतने बेगाने हो जाते हैं क्या? क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या हमारे एहसास बिल्कुल मर जाते हैं? हमारे एहसास बिल्कुल खत्म हो जाते हैं जब वो असहाय हो जाते हैं, जब वो निर्बल हो जाते हैं। जी और आप देखिए कि इस पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है। गिली गडू, चित्रा मुदगल का उपन्यास देखिए, मैंने पढ़ा है। और सूरज नेगी जी जो उस कार्यक्रम में आए थे, सूरज सिंह नेगी जी, जी मैम। उनके जो 3 उपन्यास जी है, मैम। रिश्तों की आंच, वसीयत और नियति चक्र, ये इससे वृद्धावस्था को समर्पित नियति चक्र। उपन्यास है। हाँ, जी और अंतिम अरण्य आप देखिए, और समय सरगम, और अनेक, ये सारे उपन्यास जो है वृद्धावस्था की जो समस्याएं हैं उसमें, वृद्धावस्था की क्या समस्या है? सबसे बड़ा है एकाकीपन। आप देखिए एक परिवार जो जी भरा मैम। पूरा रहता है, जैसे वो बुजुर्ग जिसको वास्तव में सहारे की जरूरत होती है, उसके पास कोई आए, कोई बैठे सुने, लेकिन सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। चाहे उसके बच्चे हों, सही है मैम। चाहे उसके पोते पोती हों, कोई, वो सब अपने 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 कमरों में जाकर, और अब तो समय भी तो ऐसा आ गया, सबके पास संसाधन है, अपना अपना मोबाइल लिया और जाकर के बैठ जाते, उनकी बात सुनने का किसके पास अवसर है? पहले ही समय खराब था, अब जाकर के और ज्यादा इन चीजों ने दूरियां और बढ़ा दी, और कोरोना काल और चल रहा है। तो वृद्धों की जो सबसे बड़ी समस्या है कि उनका जो है, एक तो समय व्यतीत करने की समस्या होती है, और एक उनको अनुपयोगी मान लिए जाने की जो भाव उनके भीतर घर कर जाता है, वो उनको भीतर ही भीतर खाने जी लगता है कि कभी तो मेरे आदेश के बिना, मेरी आज्ञा के बिना, मुझसे पीछा पूछे बिना इस घर का एक पत्ता भी नहीं हिलता था। अब ऐसा क्या हो गया कि जी मैम। वो जब देखते हैं कि थैला का थैला उठाकर परिवार, भाई तुम कहाँ से आ रहे हो, प्रश्न भी हो गए, अम्मा तुम बैठ जाओ, चुप हो जाओ, मैंने देखा है कई जगह।
तो वो जो बोलना, अब यूं ही कह देते कि भाई ठीक है अम्मा देखो हम बाजार गए थे ये, या पिताजी बाजार गए थे हम ये सामान लिया, हम पूछ लें जाते समय कि हम बाजार चले हैं, तो केवल उनको सम्मान चाहिए होता है उस समय। उनके पास ना तो पैसे की कोई जी वो मैम, बात होती, क्योंकि परिवार है ना, कुछ नहीं, उनको एक मान और एक उनको मान अनुपयोगी और नहीं सम्मान मान चाहिए लिया होता जाए। है। मान सम्मान बहुत जरूरी है, यही वृद्धावस्था की सबसे बड़ी बीमारी है। और एक जो है अपनों द्वारा जो है उपेक्षित किए जाने का जो दर्द है वो भीतर उनको तकलीफ देता है, बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। तो इस प्रकार के उपन्यास जी और मैम, कहानियां, मतलब ऐसा नहीं होता कि फालतू का जो सामान होता है अपन स्टोर रूम में डाल देते हैं, उसी प्रकार से घर जी में उनको एक उपेक्षित, मतलब जिस सोफे पे, जिस दीवार पे, जिस पर्दे पे, जिस रसोई पर उसका अधिकार था, वो उसका अपना अधिकार कोई था। उसका अस्तित्व नहीं रहा। हाँ, कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। ये पीड़ा स्त्री को सालती है, और ये पीड़ा जो पुरुष जो होता है, जो शुरू में दोनों पति पत्नी जो घर चलाते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, तो वो जो चीजें उन्होंने महसूस की थी, जो चीजें घर घर बनाने में उनकी जो जी जान लगाई थी, वो चीजें अगर उनसे जब छिन जाती है तो वो बहुत ही आहत करती है। और कई बहुत जगह देखिए बहुत कि आहत वैचारिक पहुंचती है मतभेद भी मैम। होते हैं। हाँ, और कई जगह पीढ़ियों के बीच में जो अंतराल होता है वो भी इसका कारण, ऐसा नहीं है कि बच्चे ही खराब होते हैं। कई बार क्या होता है, खराब से मतलब उनकी विचार नहीं मिल पाते हैं। कई बार कहते हैं जी कि वो बुजुर्ग अड़ जाते हैं कि नहीं यही तो, और कई जगह समय परिस्थिति ऐसी होती है, तो उन मतलब थोड़ा उनको भी समझना चाहिए, थोड़ा इनको भी समझना चाहिए। लेकिन मेरा तो यही है कि उनको हमें बच्चे की तरह संभालना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि प्रेमचंद ने कि बचपन जो है, बुढ़ापा जो है बचपन का पुनरागमन होता है। उनकी वो वही जी चीजें वापस, बूढ़ी काकी कहानी पढ़ी होगी आपने, जी है ना, मैम, जी प्रेमचंद मैम, की कहानी है ना, तो जी बचपना आ जाता है लौट करके, तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और क्योंकि ये हमारी धरोहर है, और ये हमारे वटवृक्ष होते हैं, इनके अनुभव से ही हम आगे अपने जीवन को सुविधाजनक बना सकते हैं, और आगे की ओर हम विकास कर सकते हैं। जो भी क्षेत्र आपने चुना है उनके अनुभव हमसे काम आ सकते हैं। तो ये जी वृद्ध विमर्श का जो प्रश्न है बहुत आज का समसामयिक प्रश्न है। अब आपने देखी है कि कई जगह तो बीच में घटनाएं, अब तो चलो 8 महीने से कोरोना काल हम उसी की घटनाएं सुने, लेकिन फ्लैट जो महानगरीय जो जिंदगी है, बड़े बच्चे जिनके लिए उन्होंने जी जी जान, अभी आप देखिए कि उन बच्चों को पढ़ाने में कोचिंग वगैरह सब छोड़कर में मतलब उनको छोड़ दिया गया, उनके लिए पड़े रहते हैं, उनको पैसा खर्च करते हैं, और फिर वो चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं जी कई बच्चों, क्योंकि माता पिता भी तो वही चाह रहे थे ना कि हमारे बच्चे वहां जाएं। लेकिन वही बच्चे से जब वो उम्मीद करते हैं कि वो बच्चे वापस आए, तो बच्चा ना तो वापस आता है, और वो एकाकीपन भोगने के लिए क्या हो जाते हैं, अभिशापित हो तैयार जाते हैं। रहते हैं। तो ये सब चीजें हैं, हाँ बिल्कुल, जीवन की विसंगतियां विडंबनाएं ये हैं आज के समय में आगे। और ये कुछ सब जी कुछ मैम, हर विधा में लिखा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई बड़ी कहानी के रूप में, कोई उसमें, कोई कविता में, सब में आता है। जो दर्द जिस रूप में और जिसके पास जो विधा होती है वो उसमें लिखता है इस तरह से। जी मैम, जी मैम, हाँ, आपसे दर्पण अगला झूठ सवाल ना पूछना। बोले। जी, हाँ हाँ, आपसे अगला सवाल पूछिए। पूछूंगा। आपने अपनी लघु कथा संग्रह का शीर्षक दर्पण झूठ ना बोले क्यों रखा मैम? हम्म, हाँ देखिए, मेरी ये दर्पण झूठ ना बोले जो मेरा लघु कथा ये संग्रह है ना, जी मैम, इसकी एक कथा है। तो इसमें कथा में क्या है कि मुझे अपन कई बार कच्चे रास्ते पे जाते हैं, तो वहाँ पहले जी आपने, अब जी तो खैर कच्चा रास्ता भी कहाँ कंक्रीट जमा दी गई है, कच्चा रास्ते पे उसमें कई बार आपने जी देखा हो कांच की बोतल और ये, या कांच का टुकड़ा चमकता, या मतलब टूट करके चमकता रहता था, बहुत उसकी जी किरणें जी जी निकलती रहती थी, ठीक है ना। अब उसमें कोई चीज देखेंगे तो वो टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग वो दिखाई देती है ना। जी मैम, तो जी कांच के टुकड़े को मैंने प्रतीकात्मक बना करके अपने जो मन की जो व्यथा है या मन के जो भाव है, उनको तीन रूप, तीन मित्र हैं, उनकी कथा है दर्पण झूठ ना बोले। पढ़ दूं क्या, जी छोटी सी कथा है, पढ़ दूं जी क्या मैम, जरूर जरूर कथा? जरूर जरूर। हाँ, दर्पण झूठ ना बोले, ये मेरी शीर्षक जो है लघु कथा है। राह में जी पड़े दर्पण का टुकड़ा बड़ी तेजी से जगमगा रहा था, उसकी चमक से आंखें चौंधिया रही थी, वह राहगीरों को आकर्षित कर रहा था। राह चलते तीन दोस्त इस टुकड़े को उठाने का लोभ समरण नहीं, चमक रही है ना भाई, पता नहीं क्या चीज हो, जी समरण नहीं कर पाए। टुकड़ा उठाकर एक दोस्त ने अपनी शक्ल देखी, पत्नी से सुबह हुई तू मैं उसके चेहरे पर तनाव दर्पण में स्पष्ट दिख रहा था, पहला मित्र है ना। दूसरे दोस्त ने दर्पण के टुकड़े में अपनी सूरत देखी, आज सुबह एक असहाय को की गई मदद से मिली शांति उसके चेहरे पर आभ रही थी। तीसरे दोस्त ने अपने आप को दर्पण में निहारा, तो क्या देखा उसने, देखिए कि उसके होश फाकता हुए लड़के के फेल हो जाने की जो चिंता उसके मन में विद्यमान थी, वह दर्पण में उस चेहरे पर दिखाई दी। उसके चेहरे पर तो तीनों के तीन भाव, दर्पण तो एक ही है ना, जी दर्पण कभी जी झूठ मैम, नहीं बोलता ना, जो चेहरे पे आपके भाव है वही आपको बिल्कुल जो सत्य दिखाता है, बिल्कुल कटु सत्य दिखाता है वो।
तीनों दोस्त दर्पण के बिंब के बारे में उलझने लगे। मतलब एक कह रहा कि मैंने तो ये देखा, दूसरा कह रहा मैंने ये देखा। तो दर्पण क्या कहता है देखिए, ये संकेतिक है कविता, ये लघु कथा। दर्पण ने बड़ी संजीदगी से उनकी बात का जवाब दिया और क्या कहता है वो, मुझे क्यों कोसते हो, मैं तो एक माध्यम हूँ, जो मन में होता है वही चेहरे पर आता है, तुम्हारे अंतस में जो था वही मुझ में प्रतिबिंबित हुआ, दर्पण झूठ नहीं बोलता। और तीनों दोस्त बोलते चुप हो गए। तो ये मेरी शीर्षक मेरे को अच्छा लगा। मुझे क्या होता है कि कुछ जी ऐसे बोलते हुए से जो वाक्य होते हैं ना, बोलते हुए वाक्य, जी जी वो मुझे किताबों के शीर्षक बहुत प्रभावित करते हैं। मतलब एक सिंगल शब्द नहीं, शब्द बोलते हुए, जैसे खुली खिड़कियों से आती बयार, अभी मेरी जनसत्ता में एक लेख वो मैंने बताया ना, तो ये अच्छा लगा मुझे। जी जी खुली खिड़कियों से आती है, लंबा है ना, लेकिन उसके अंदर कोई भाव निकला, ऐसा लगा क्या एक उत्सुकता जागृत क्या है उसके अंदर, है ना। इस तरह की चीजें मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मेरे को लगा तो दर्पण झूठ ना बोले। और ये मुझे सटीक शीर्षक अपनी लघु कथा संग्रह, जो मेरा पहला लघु कथा संग्रह है, उसके लिए लगा। जी और इसकी काफी लोगों को अच्छा पसंद भी आया, मतलब छोटी छोटी कथाएं हैं। तो ये इस तरह से आपने भी पढ़ा इसको, है ना। जी तो मैम जरूर। जी मैम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। साहित्य समाज का दर्पण है, इस उक्ति को देखते हुए साहित्य और समाज के संबंध के विषय में आपके क्या विचार हैं? देखिए कि साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक है। दर्पण तो है ही, बताया ना भी, इतनी सारी जो अपन ने बात जी की है वो दर्पण ही तो है कि जो कुछ समाज में घटित होता है, जो कुछ भी विसंगतियां हैं, विडंबनाएं हैं, अव्यवस्था है, आक्रोश है, पीड़ा है, उत्पीड़न है ना, अनुशासनहीनता आप देखिए चारों अगर दिखाई देती है, या कोई किसी बात से आहत होता है, या है ना, तो ये सब चीजें क्या होती है, वो साहित्य के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है। और साहित्य के अंदर वो सारी की सारी चीजें शब्दबद्ध होकर के हमारे, तो साहित्य क्या होता है, समाज का प्रतिबिंब होता है। तो समाज में प्रतिबिंब जो होता कुछ भी जिस युग में आप देखिए कि हिंदी साहित्य के अंदर आदिकाल, भक्ति काल, दीति काल और आधुनिक काल सबके विभाजन हुए। जिस युग में जो कुछ भी घटनाक्रम घटित हुआ, वो सारा भाव, वो विचार किसके अंदर आ गए, शब्दबद्ध हुए, साहित्य के अंदर आए। उस है साहित्य के शब्द। माध्यम से हम तत्कालीन परिवेश को, उस समय के सांस्कृतिक जीवन को, उस समय के सामाजिक जीवन को, उस समय के आर्थिक जीवन को, सबको अपनी जो है अनुभूति, उनको पढ़ करके हम सब महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। ये तो साहित्य बहुत बड़ा क्या होता है, एक दस्तावेज होता है हमारे लिए, जिससे हम सब कुछ जी मैम देख सकते हैं कि वास्तव में क्या घटनाक्रम। अब अपन अखबार और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से कि वास्तव में वर्तमान में जो क्या चल रहा है, क्या घटनाक्रम चल रहा है, वो सारी चीजों जी से हम क्या हो जाते हैं, बिल्कुल अपडेट रहते हैं, है ना, अद्यतन रहते हैं हम लोग। ये है, तो साहित्य समाज का दर्पण होता है, एक दूसरे से उसमें सरोकार होते हैं, समाज से जुड़े हुए, तो उसका बहुत महत्व है। जी जी मैम, आपसे अगला हाँ, सवाल है। आपने कविताएं भी लिखी हैं, आप उन पर प्रकाश डालते हुए अपनी पसंद की कुछ चुनिंदा कहानियां दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? कविता कविता भी लिखती हूँ। जी और जब भी मेरा मन व्यथित जी हो जाता है, या मुझे कोई चीज महसूस होती है, व्यथित से मतलब स्पर्श होती है हृदय को, तो वो तुरंत उस शब्द जो है वो कागज पे उतरने लगते हैं। मैं ऐसे तो नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छी कविता लिखती हूँ, क्योंकि कविता संग्रह मेरा अभी आने वाला जी है, लेकिन मैंने कुछ कविता जो मुझे पसंद है वो मैं पढ़ दूं, है ना, वो पढ़ के सुना देती हूँ। कुछ छोट अब जहां भी कविता संग्रह निकलता है या कोई मांगता है कविता संकलन में, तो मेरी जो है कविताएं भी छपी हैं। मैं सबसे पहले मेरी पसंदीदा जो है सांझ होते ही, बहुत पहले मैंने इसको कम से कम 10 साल पहले लिखी, लेकिन वो घटनाक्रम आज भी समसामयिक है। सांझ होते ही, सांझ होते ही चहल पहल बढ़ जाती है, साइकिल के कैरियर कंधों के सहारे बोझा ढोते श्रम सेवक लौटने लगते हैं अपने अपने गंतव्य की ओर, हंसते बतियाते, एक दूसरे को हेलो। ठेलते धकियाते। हाँ जी, जी मैम, आवाज आ आवाज आ रही रही है? है? हाँ बिल्कुल, आ रही है। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं ना आप? हेलो। हाँ, हंसते बतियाते, एक दूसरे को ठेलते धकियाते, मैं बैठ जाती हूँ खिड़की के पास, साँझ होते ही ढूंढने लगती हैं नजरें उन अजनबी श्रम सेवकों को जो परिचित होने लगे हैं। शाम के समय जो बच्चे लौटते हैं ना, चित्ते जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? हेलो।
हेलो, इनको फोन हेलो, करें। हाँ क्षितिज जी आवाज आ रही है अब? हेलो, फोन करें ना मैम, सुनती कम है क्या? ये देखिएगा इस पे फेसबुक पर ये कुछ आ गया है, आवाज नहीं आ रही? अभी हेलो। तक तो अच्छी आवाज आ रही थी। जी मैम, हाँ जी, अब आ रही है? जी आवाज जी आ जी, रही है अब आ सर? गई आवाज। हाँ, मेरे जी को भी जी लगा जी बीच में डिस्टर्ब हो गया ये जी कविता मैम, पाठ जरूर में, आ रही है है। ना? अब मैं बोलती हूँ। जी मैम, डिस्टर्ब एक हो। दूसरे से, जी जी हाँ कोई बात मैम, नहीं, कोई बात नहीं, एक, जी जी दोबारा से पढ़ूं? दोबारा से पढ़ूं? हेलो, जी मैम। सांझ जी होते ही चहल जी पहल मैम, बढ़ हेलो। जाती है। हाँ जी, आवाज आ रही है? हेलो, जी मैम, जरूर आ रही है। आप दोबारा से पढ़िए मैम उसको। जी मैं पढ़ रही हूँ, दोबारा पढ़ती हूँ। सांझ होते ही चहल पहल बढ़ जाती है, सांझ होते ही चहल पहल बढ़ जाती है, साइकिल के कैरियर कंधों के सहारे बोझा ढोते श्रम सेवक लौटने लगते हैं अपने अपने गंतव्य की ओर, हंसते बतियाते एक दूसरे को ठेलते धकियाते मैं बैठ जाती हूँ खिड़की के पास। सांझ होते ही ढूंढने लगती है मेरी नजरें उन अजनबी श्रम सेवकों को जो परिचित होने लगे हैं मेरी आंखों से। उनके हंसी ठट्ठे आकर्षित करते हैं जी मेरे कानों को, उत्सुकता जाग पड़ती है, ना जाने क्या बातें करते हैं। और हाड़ तोड़ मेहनत के पश्चात नहीं आती उनके चेहरे पर शिथिलता, नहीं आती उनके चेहरे पर शिथिलता, नहीं होते लस्त पस्त शरीर, वरन दुगने उत्साह से गतिमान रहते हैं, अजस्र ऊर्जा से लबरेज ये चेहरे बन सकते हैं मार्गदर्शक, ये चेहरे बन सकते हैं मार्गदर्शक उन लोगों के लिए जो संपन्न है अर्थ से, जो संपन्न है अर्थ से, ध्यान दीजिएगा, सुविधा युक्त है सर्वत्र, परंतु जी हताश निराश जिनमें, परंतु हताशा निराशा व्याप्ति है जिनमें हर पल, जो मन से हैं विपन्न, चिड़चिड़ाते हर वक्त असफलता का गीत गाते, गांठते नहीं किसी को, गांठते नहीं किसी को, ऐसे में सांझ होते ही पहुंच जाती हूं मैं खिड़की के पास, प्रसन्न चित खिलखिलाते श्रमजीवी चेहरों की प्रतीक्षा में। सांझ होते ही, ये कविता क्षितिज जी, जी मैम। ये कविता मेरी सांझ होते ही मैंने पढ़ी, जी पता नहीं आप तक पहुंची या ना पहुंची, आवाज आई थी मेरी? हेलो, जी मैम, पहुंच चुकी है मेरा। जी मैम, हाँ आवाज आ रही है। आवाज आ रही है मैम आपकी। आ रही है ना? अब दूसरी एक कविता और पढ़ दूं छोटी सी, अगर आप चाहिए, या बात करना पसंद करेंगे? जी मैम। बात करना जी पसंद मैम, करेंगे या कविता कविता पढ़ कर दूं? दीजिए एक और। एक और, हाँ ये भी बहुत अच्छी मेरी, मुझे जी पसंद मैम, है मतलब। कविता। चौराहे पर खड़े लोग, मतलब मेरी विचार प्रधान है से लयात्मकता वाली, लेकिन विचार प्रधान कविता है कि चौराहे पर खड़े लोग, देखिए और महसूस कीजिए इस कविता को। चौराहे पर खड़े लोग समाहित किए चिंतन का समुंदर, चौराहे पर अपन लोगों को देखते हैं ना, चौराहे पर खड़े लोग चिंतन का समुंदर समाहित किए अपने भीतर, अंतस का ज्वार प्रतिबिंबित हो उठा है चेहरे की लकीरों से, प्रतिबिंबित हो चुका है चेहरे की लकीरों से। चेहरा पढ़ना यूं आसान नहीं, चेहरा पढ़ना यूं आसान नहीं, चौराहे पर खड़े होकर मन बांचने की कोशिश की मैंने आज, मन बांचने की कोशिश की मैंने आज, जगमगाती रोशनी व हॉर्न के साथ तैयार खड़े लोग दूसरे को मात देने की असफल होड़ में, तैयार खड़े, बिंब देखिए आप चौराहे का, तैयार खड़े लोग दूसरे जी को मैम। मात देने की होड़ में, असफल होड़ में कूद कर पहुंच जाना चाहते हैं, कूद कर पहुंच जाना चाहते हैं अपनी मंजिल पर। मन पढ़ने की फुर्सत किसे है, मन पढ़ने की फुर्सत किसे है, जमाना बदल गया, लोग पढ़ लिया करते थे चेहरे से मन की किताबें, लोग पढ़ लिया करते थे चेहरे से मन की किताब,
अपने आप में आत्मविस्मृत, आत्म केंद्रित भाग रहे हैं भीड़ में अकेले होकर। कार के भीतर से झांकता चेहरा, कार के भीतर से झांकता चेहरा, दो जोड़ी आंखों से शीशा चढ़ाए, दो जोड़ी आंखों से शीशा चढ़ाए, बेसब्री से आगे बढ़ने की होड़ में। शीशे वाला मतलब कार वाला गिद्ध दृष्टि से देख रहा है, गिद्ध दृष्टि से देख रहा है लाल बत्ती की ओर हरे हो जाने का। स्कूटर वाले हैंडल पकड़े तैयार खड़े हैं आगे बढ़ने की होड़ में। दिशा व नजर में संतुलन बनाए हुए किसी के चेहरे पर उतर आई है चिंता की लकीरें, किसी के चेहरे पर उतर आई है चिंता की लकीरें हैं। मानो जी घट गया हो व्यापार, मानो घट गया हो व्यापार, बत्ती के कारण ठहरे इन क्षणों में। आप देखिए एक क्षण के लिए जो बत्ती बंद होती है उस समय की ये अनुभूतियां हैं मेरी। भीतर की उद्विग्नता बजने लगी है हॉर्न के रूप में, बीच पीछे से हॉर्न बजता है ना, भीतर की उद्विग्नता बजने लगी है हॉर्न के रूप में। एक बूढ़ा हाथ पसारे, एक बूढ़ा हाथ पसारे बढ़ रहा है गाड़ियों की ओर। रेले के बीच मौत से बेखबर, रेले के बीच मौत से बेखबर, पेट खातिर बड़ी गाड़ी की ओर झिड़क देते हैं सब हाथों के इशारे से। समय नहीं किसी के पास संवेदना पढ़ने का, समय नहीं किसी के पास संवेदना पढ़ने का। संवेदना की बात की थी ना हमने। जी जी काला चश्मा चढ़ाए तभी दो युवा गाड़ियों के बीच में आ खड़े होते हैं। काला चश्मा चढ़ाए दो युवा तभी गाड़ियों के बीच में आ खड़े होते हैं, जगह बनाते सबके आगे। हरी बत्ती होते ही दौड़ पड़ती है गाड़ियां, सरपट धुआं छोड़ती लक्ष्य की ओर। चौराहे पर प्रतीक्षारत लोग चलायमान हो उठते हैं हरी बत्ती के साथ, और चलायमान हो उठते हैं हरी बत्ती के साथ। ये मेरी, और कुछ सुनाओ जी मैम। क्षितिज जी। आवाज, हाँ एक और सुना जी दूं। मैम आवाज आ रही है। जी मैम जरूर। हाँ एक गीत है, और अब गुनगुनाहट जो है सर्दी के मौसम में शामिल घुल गई है। सर्दी की गुनगुनाहट जो हमें महसूस करते हैं ना, सुबह सुबह की सर्दी जो है उसका जी एहसास हमें मैम। होने लगा है ठंड का। तो ये मैंने लिखा था एक बस स्टैंड पर बैठ करके, वहां पर मेरा ये अनुभव है, वहां का गीत है ये। जी देखिए आप, प्यारी प्यारी न्यारी धूप, बच्चों को ज्यादा, प्यारी प्यारी न्यारी धूप सर्दी के मन भाती धूप, कभी आंगन में कभी मोडेर पर तेज तपत गर्माहट संग सबको खूब सुहाती धूप। प्यारी प्यारी न्यारी धूप, आड़े तिरछे टुकड़ों के संग, आड़े तिरछे टुकड़ों के संग, घर के भीतर रोशनदानों से, घर के भीतर रोशनदानों से, यहाँ वहां सब जगह विचरती, यहाँ वहां सब जगह विचरती। सर्दी में देखो ना आप, टुकड़े आते हैं ना धूप के, अच्छे लगते जी हैं। यहाँ वहां सब जगह बिछड़ती स्वर्ण किरण बिखराती धूप। प्यारी प्यारी न्यारी धूप, कोहरा बादल तेज हवा के, कोहरा बादल तेज हवा के, तेवर ढीले करके इनके, अपनी जाजम खोल बिछाती, अपनी जाजम खोल बिछाती, सबको पास बिठाती धूप। प्यारी प्यारी न्यारी धूप। सब बैठ जाते हैं ना बगीचों में धूप जी आती है मैम। तो। हाँ, बाग बगीचे फुटपाथों पर, बाग बगीचे फुटपाथों पर, चाय थड़ी और बस अड्डों पर, चाय थड़ी और बस अड्डों पर, सबके बीच राह बनाती, यहाँ वहां इतराती धूप। प्यारी प्यारी न्यारी धूप, सूरज की हम जोली बनकर, सूरज की हम जोली बनकर, बड़ी ठाठ से आती धूप, बड़ी ठाठ से आती धूप। प्यारी प्यारी न्यारी धूप, सर्दी के मन भाती धूप। ये छोटा सा गीत मैंने उस समय मेरे मन में विचार जी आया और मैंने सर्दी के दिनों में लिखा था। तो 3 मैंने जी रचनाएं मैम। अपनी जो मुझे अच्छी लग। जी बहुत ही जी सुंदर हाँ, गीत था मैम आपका। अच्छा लगा। हाँ, जी धन्यवाद। हाँ, अब बताइए, अब क्या सवाल आपका, जी मैम। या आप मेरा क्या। अगला सवाल ये है कि आपकी रचनाओं का जी प्रकाशन कहाँ कहाँ से हुआ है एवं आपकी आगामी रचनाएं, प्रकाशित होने वाली रचनाएं कौन सी है, कौन से संग्रह से हैं जी? हाँ, देखिए जी, सबसे पहले मेरी जो प्रकाशित हुई रचना उसके बारे में अपन बात करें तो मुझे
मैंने बताया कि युद्धरत आम आदमी जो दिल्ली में है, रमणिका गुप्ता जी जो उसको करती थी, उससे लेकर के राजस्थान सरकार की राजस्थान विकास, उसके अंदर भी लघु कथा छपी है, और जो भी सरकारी पत्र पत्रिका है, उसके अलावा मधुमती है, पाखी है ना, ये मैं पहले इनका नाम बता दूं। और जी उसके बाद में बहुत सारी जो किताब, जितने भी मतलब पुस्तकें जो हैं, पत्र पत्रिका है, उन सब में मेरी जो है मुझे स्थान, अविराम है, शब्द संसार है ना, सादर इंडिया है, दृष्टिकोण है, जननायक वगैरह, इन सब में मेरी जो लघु कथाएं हैं उनको स्थान मिला है। हंस में अभी ये हंस का विशेषांक आया था दलित विमर्श का, उसमें मेरी जी जात लघु कथा वो काफी चर्चित रही, वो जात लघु कथा मेरी छपी थी। और अब की बार जो लघु कथा संग्रह मेरा आने वाला है उसके अंदर वो मैं उसको स्थान दूंगी, क्योंकि ये मेरी पहले की कहानी लघु कथा है, लेकिन मैंने इसको पहले वाले जो मेरा विशेषा लघु कथा संग्रह है उसमें स्थान नहीं दिया था। तो छोटी मोटी जो छोटी छोटी जो पत्रिकाएं हैं जो साहित्य को समृद्ध करती हैं, उनके जी अंदर तो सब जगह जो भी मांगता है या जहां भी हम भेजते हैं वो सारी रचनाएं हमारी, और विशेषांक होते हैं, कई संकलन भी बहुत सारे हैं उसमें, 10-10 जैसे मांग लेते हैं ना, संकलित करते हैं, जी संपादन करते हैं, तो उनमें भी मेरी रचनाएं छपी हैं, लघु कथाएं। अब प्रकाशन की जो बात है, तो प्रकाशन में तो इतना कुछ तो ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जो कुछ छपा है, आप देखिए सबसे पहले जो है मेरा मोनोग्राफ छपा था राजस्थान साहित्य अकादमी से, 87 बार, जी है ना, उसका संपादन मैंने किया था बड़ा उसमें। उसके बाद मेरी जो है ये दर्पण झूठ ना बोले, वो भी राजस्थान साहित्य अकादमी से मेरी आई, पुस्तक संसार जयपुर से मैंने इसको छपवाया था। जी और कथा कलशों के शिल्पकार विजय जोशी, विजय तो उनका, उनकी जो रचनाएं, उनका भी पूरा कथा साहित्य है, उसका संपादन मैंने किया था 2008 में, तो साहित्यकार से वो रचनाएं, वो पुस्तक प्रकाशित हुई थी। और अभी जो वर्तमान में लेटेस्ट जो पुस्तक आई है, जी रत्न कुमार सांभरिया भाग 2, है ना, समाज दृष्टा साहित्यकार रत्न कुमार सांभरिया, जो दृष्टि प्रकाशन से आए हैं, जिसमें आदरणीय जी कमल किशोर गोयनका जी के जो पत्र हैं उन सबको भी हमने लिया है संपादन मंडल में, उसको महत्वपूर्ण मानते हुए। और बड़ी अच्छी वो पुस्तक, जो समाज का जो आम आदमी है उसको समर्पित होकर के जो लेख लिखे गए उनकी रचनाओं को लेकर के, उसके लिए बड़ी श्रेष्ठ ये पुस्तक जो अभी आई है, उस पर हमने, ये मेरी है। और अब मेरी जो काफी समय से, मतलब ये जो रचनाएं छपी उनसे पहले के ही मेरे पास में है, तो बड़ी जो कहानी जो संग्रह मेरा आने वाला था, दर्पण झूठ न बोले, उससे पहले भी, तो मेरा वो जी शीर्षक तो बिल्कुल फिक्स है, झांकती खिड़कियां कथा जी संग्रह मैम मेरा आने वाला है ना। और एक लघु कथा संग्रह मेरा तैयार है ही, और कविता संग्रह, मतलब 3 पुस्तकें, और लेखों का कहीं अगर बन जाता है, लेख अगर छपते हैं, समय मिला भाई, किताबें आनी इतनी आसानी, भाई कभी क्या परिस्थिति आती है, कब क्या होता है, तो जैसे भी मिल बनेगा तो। लेकिन ये निश्चित रूप से मेरा ये सपना है कि मैं ये जो 3 पुस्तकें, इनकी सामग्री मैं उनको संपादित कर रही हूँ, उनको मतलब काट छाट करनी पड़ती है, देखना पड़ता है, रीराइट करना जी पड़ता है, मैम कोई पुरानी चीजें, जी है ना। तो लेकिन निश्चित रूप से एक काव्य संग्रह, कविता संग्रह मेरा लगभग तैयार है। और मतलब उस कविता संग्रह में ये होगा कि भाई, ऐसा होता है ना कि अपन बिल्कुल फिक्स अभी जो लिखा जा रहा है, तो उस पर मेरी जो दृष्टि की जो परिपक्वता, मतलब ऐसा मैं मानती हूँ, हमारी जो जी बुद्धि जो मैं मतलब परिपक्वता जो आती है, मैं हम जो समझते हैं, है ना, और हमारी समझ जो विकसित होती है ना, उसको लेकर का। और शुरुआत में ने जो कविताएं लिखी उन सबको मैं लूंगी, क्योंकि शुरू में मैंने क्या लिखा, को किस प्रकार की मेरी विषय वस्तु मेरे को प्रभावित करती थी, या मेरी क्या दृष्टि थी। बीच में छोटे गीत भी लिखे मैंने, अच्छा मैंने दोहे भी लिखे भाषा को जी मैम लेकर के, होली पर जो है मैंने वो दोहे भी लिखे हैं, काफी अच्छे, मतलब क्योंकि अपन हिंदी के विद्यार्थी हैं, मैं पढ़ती हूँ और पढ़ाती जी हूँ, तो वो जो छंद है वो उसका तो ज्ञान है, तो वो उसको उसको फ्रेम में बांधने की मैंने कोशिश की है, तो वो अच्छे मेरे दोहे भी थे, है ना, वो भी है। और इन सब चीजों को, इन रचनाओं को जो है मैं निश्चित रूप से अपने जो आगामी जो मेरी छपेगी ना पुस्तकें, उसके अंदर से मैं जी मैम अवश्य लूंगी। लेकिन आपने मुझे मतलब इस प्रकार का जो है, तो काफी कुछ है भी कहने को, बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारी वो चीजें हैं, तो 3 पुस्तकों का मेरा छपेंगी, जब मतलब जब भी समय आएगा कोशिश करूंगी पुस्तक रूप में ढालने की उनको। तो एक लघु कथा संग्रह, जी मैम क्योंकि लघु कथा मेरी प्रिय विधा है, जी उसको मैं लिखती रहती हूँ, है ना, छोटी छोटी जो रचना है वो मेरी चलती रहती है, काम लिखती रहती है। और लेख देखिए कि आलेख, और वो तो हम शोध जो आलेख हैं वो भी लिखते रहते हैं, सबके अंदर हमारा काम चलता रहता है, मतलब इस तरह से एक तरह से जीवंतता बनी रहती है, और जी समाज जी में क्या क्या चल रहा है उनसे भी हम जुड़े रहते हैं। तो यही हमारे सरोकार है सामाजिक एक रचनाकार की,
एक रचना धर्मिता के प्रति उसका जो समर्पण भाव है, उसकी रचना धर्मिता के प्रति उसका जो होना चाहिए भाव, और वो जो संदेश उसमें समाहित करता है, वो सारी चीजें बड़ा महत्व लिखती है रखती हैं। तो यह सारी चीजें मैं समेट, मतलब कहने को तो बहुत कुछ है, हम तो ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है, हम कह रहे हैं कि भाई ये छपा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी हमने कुछ भी नहीं लिखा। बहुत कुछ संसार में लिखने को है, पढ़ने को है, इतनी पुस्तकें हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, हमारे अग्रज हैं, इतने बड़े बड़े साहित्यकार हैं, उनको सुनते हैं, उनको देखते हैं, पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि देखो इनका अनुभव, तो जैसे वृद्धावस्था में तो उनका अनुभव, उनकी प्रेरणा, वो हमारे प्रेरणा पुंज भी होते हैं, उनको हम देखें, सीखें। एक सबसे बड़ी बात है, आदमी सीखना नहीं चाहता है, हम सब क्या है, अरे हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत कुछ आता है, ऐसा नहीं होता है। सीखने की ललक हमेशा बनी रहनी चाहिए, है ना, हमेशा, क्योंकि हाँ, सीखने का जो ललक है वो हमेशा बनाए रखें, क्योंकि ज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं होता है। हर क्षण, हर समय का जो एक एक पल है, आपको कुछ ना कुछ एक सीख या शिक्षा देता है। हर दिन आपको एक शिक्षा दे करके जाता है, हर समय आपको एक सीख दे के जाता है ना। आप क्योंकि जो अनुभव से जब गुजरता, आपको कहते हो अरे भाई आज का दिन तो बहुत अच्छा गुजरा, तो आपको कुछ मिला इसलिए अच्छा लगा होगा। अरे आज का दिन तो बहुत खराब था, आज तो मेरा बड़ा मूड खराब रहा। तो ये मूड क्या है? ये मूड आपका मन है जो उद्वेलित होता है, आपके मन को वो सारी चीजें प्रभावित करती है, आप आहत होते हैं। और जब आप रचनाकार हैं या लिखने की आपके अंदर क्षमता है, या आपके पास शब्द है, आपके पास तूलिका है, आप चित्रकार हैं, जो भी आप हैं उस रूप में आप उसको अभिव्यक्ति देते हैं, है ना। ये सारी की चीजें जो है लेखन में आती हैं, और तभी वो लेखन जो है प्रभावी, अगर किसी के मर्म को, वो बातें, अपनी अनुभूतियां जो हमने महसूस की, अगर वो सामने वाले को भी प्रभावित करती है, तो हमारे लेखन क्या होता है, सार्थक होता है। क्योंकि साहित्य का उद्देश्य जो है केवल मनोरंजन नहीं करना होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, समाज को दिशा निर्देश देना, समाज को एक उद्देश्य पूर्ण जो है पथ दिखाना, उसको राह दिखाना। जैसे कहते हैं ना, अंधेरे में एक रोशनी की जो लो दिख जाए तो बहुत अच्छा लगता है। टॉर्च का, अंधेरे में हम जा रहे हैं, एक टॉर्च मिल जाए, वो कितना ज्यादा राह दिखाती है। उसी प्रकार से वो आलोक दीप है हमारे, क्या साहित्य आलोक दीप होते हैं, हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं। तो इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अभी तो हम सीखने की प्रक्रिया में हैं, बहुत कुछ सीखना, गुनना और अनुभूत करना, ऐसा मैं समझती हूँ, बाकी है। और ईश्वर वो ताकत और वो शक्ति प्रदान करे कि जो कुछ मैंने महसूस किया है वो संवेदना को मेरे भीतर बनाए रखे, जिससे कि मैं आसपास जो कुछ भी महसूस करती हूँ, जो मेरे मन को व्यथित करता है, मतता है, या सबके सामने वो चीजें आनी चाहिए, उसको कहने का साहस मेरे भीतर ईश्वर मुझे वो ताकत प्रदान करे। ये जी। और मैम, कार्यक्रम के अंत में कोरोना काल में समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ, बहुत बड़ा प्रश्न है। कोरोना काल में देखिए कि कई लोग अपनी जड़ों से बिछुड़ गए, कई लोग छूट गए, कई लोग विक्षिप्त हो गए, पागल हो गए, अवसाद में जी रहे हैं। कई लोगों को बीमारी का डर अभी तक पढ़े लिखे लोगों को भी सता रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा हमारा भविष्य। अज्ञात भय उनके भीतर आकर के समा गया है, और ये अज्ञात भय उनको भीतर ही भीतर खा रहा है। आर्थिक जो है संघर्ष उनको करना पड़ा है, अर्थ की दृष्टि से भी उनकी जो है एक तरह से रीढ़ टूट गई है। भाई जो छोटे मोटे जो व्यापारी थे, किराने वाले थे, है ना, जिनके पास बंदी बधाई तनख्वाहें नहीं थी, उनके लिए तो एक संकट आ गया ना। छोटे जैसे महरियां हैं, उनको हटा दिया गया। भाई महामारी थी, सबको अपनी अपनी जान और दूसरों की जान प्यारी होती है, उनको हटा दिया। बताइए उनके चूल्हे कैसे जले 3-3 महीने, कोई किसी के पास नहीं जा रहा है, कोई किसी को, कैसे बेचारे। और सर जो भी योजना है जितनी हुई है वो दे ही रहे हैं, सरकार भी देती है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी एक संकट का काल है। तो ऐसे में मैं ये संदेश जो है देना चाहूंगी, निदा फाजली की गजल पढ़ दूं और फिर अपनी बात 4 लाइनें पंक्तियों से मैं, जी मैम, कि सफर में जो श्रोता सुन रहे हैं, जो भी हम लोगों से जुड़ रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है अपने आप आत्मविश्वास बनाए रखिए। और अगर आपके भीतर आत्मविश्वास है तो आपको जीने की राह भी मिल जाती है। मन को विचलित नहीं करना है, सकारात्मक सोच रखनी है, नकारात्मक विचार हमें बिल्कुल अपने भीतर नहीं लाने हैं। साहित्य भी तो यही देता है ना, ये संदेश, नकारात्मकता नहीं लानी, निराशा का जो, भाई जो अगर कहता है दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक झीना पर्दा, मतलब कामायनी की पंक्तियां हैं कि भाई ठीक है, अंधकार है, रात्रि हुई है, तो सुबह भी तो आएगी ना।
तो अगर परेशानी अभी हमें, तो इस परेशानी के दौर से हम सब इस पे अपनी कोशिश से जो कुछ हमें जो दिए गए हैं, सुझाव दिए गए हैं, उन सबका पालन करते हुए, है ना, बे मास्क लगाएं, है ना, 2 गज की दूरी रखें, है कि नहीं है, भीड़ में ना जी मैम। जाएं, अनावश्यक बाहर नहीं जाएं, सरकार के संदेश को भी माने, और हम पढ़े लिखे लोग हैं तो उन लोगों को जागृति फैलाएं, जो बेचारे समझ नहीं पाते हैं उनको समझ, और स्वच्छता का ध्यान रखें, बार बार हाथ धोएं, ये सारा संदेश तो हम जी उसको पहुंचा ही सकते हैं। बार बार स्वच्छता सबसे बड़ी जरूरत है, और मास्क सबसे बड़ी बात है, मास्क, क्योंकि मास्क अगर आप लगाएंगे, क्योंकि इसका कोई वैक्सीन नहीं है और यही हमारी क्या है, दवा है। तो एक तो ये संदेश, दवा है। हाँ भाई, दूर रहे, 2 गज की दूरी, भीड़ में ना जाए, अनावश्यक भ्रमण ना करें, मास्क 24 घंटे मतलब लगा कर रखें, और जब अकेले हो तो थोड़ा वो हटा सकते हैं आप। लेकिन जो सरकार के जो निर्देश है या जो आपको नियमावली दी गई है स्वास्थ्य विभाग से भी, उन सबका पालन करें, अनावश्यक आप इधर उधर भ्रमण ना करें। दूसरी बात है, एक संदेश, सकारात्मक विचार रखें, है ना, निराशा और निराश ना हो, अवसाद इसी से आता है, चिंता पीड़ा, चिंता करने से भी, चिंता क्या करेंगे, चिंता करके आप उस परेशानी का हल थोड़ी ही दूर हो जाएगा। अगर चिंता जी करने मैम। से ही समस्या का समाधान हो जाता, तो हम सब चिंता करके बैठ जाएं कि भाई हमें तो कुछ करना ही नहीं है, हमें क्या करना है भाई, चिंता तो कहते हैं ना, चिता दहत निर्जीव को चिंता देह समेत, तो चिंता नहीं करनी है, चिंता से बहुत सारी बीमारियां हमारे भीतर आ, जो होगा देखा जाएगा, उसका मुकाबला हम करेंगे, कहेंगे ना, फेस करेंगे, हमें करना जी है जीवन में, ये उत्साह बनाए रखे, ये उमंग। तो देखिए कि निदा फाजली की 4 लाइनें मैं पढ़ती हूँ। जी सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता, यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। ये संदेश है कि अपनी राहें, अपने रास्ते, अपने जो सफर है, हमें ही तय करना है, और उस सफर में अगर कोई परेशानियां आती है तो उसका समाधान भी हमें अपने भीतर से ही ढूंढना है। सबसे बड़ी बात है कि अपना दृढ़ विश्वास, इच्छा शक्ति को बनाए रखें। निराशा जो है या कोई परेशानियां हैं, वो आई हैं, वो क्षणिक होती हैं, वो आकर के चली जाएंगी, ये मेरा संदेश जी है। और कोरोना काल में विशेष अपने स्वास्थ्य का सभी लोग ध्यान रखें, अच्छा पढ़ें, जी अच्छा सोचें, अच्छा गुने, अच्छा साहित्य पढ़ें, और जैसे आपका जो कार्यक्रम है, ऐसे कार्यक्रम को देखें, है ना, और भी मैंने जी कार्यक्रम सुने हैं, बड़ा अच्छा कार्यक्रम, आप अच्छा प्रयास आपका है इस मंच के माध्यम से, और एक अच्छा संदेश आप समाज को इससे जोड़ रहे हैं, और समाज के भीतर एक जो जागृति फैला रहे हैं, समाज के साहित्य के प्रति जो रुचि जिनकी है, उनके लिए एक अच्छा मंच है। और मेरी केवल यही शुभकामनाएं आप सबके लिए, इस मंच के लिए, क्योंकि मुझे आपने यहाँ बुलाया, अपनी बात कहने का एक अवसर प्रदान किया, क्योंकि बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ है कहने के लिए, जी लेकिन समय की अपनी सीमा होती है। अच्छा लगा मुझे क्षितिज जी आपका, और गायत्री जी जी मैम। आप दोनों का, आपने मुझे बड़े मान के साथ यहाँ बुलाया और जी मुझे अवसर प्रदान किया अपने बात को कहने का, अपनी बात को श्रोताओं के साथ में जो इस मंच से जुड़ रहे हैं, फेसबुक पर और यूट्यूब के माध्यम से, जी उनसे संवाद करने का एक अवसर आपने प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। जी मैम, और आप कोई मरु प्रश्न हो साहित्य तो, मंच पर आप मरु साहित्य मंच पर आए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके साथ साथ आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार आपका भी, जी आपकी पूरी टीम का, जो आपने मुझे याद किया, धन्यवाद। जी। आशा करता हूं कि डॉक्टर अनीता वर्मा जी के उद्गार आप तक पहुंच पाए होंगे। मैं दर्शकों से चाहूंगा कि मरु साहित्य मंच को लाइक एवं फॉलो करें। इसी के साथ कार्यक्रम को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद।